ठीक है सर। तो आज का टॉपिक जातक शास्त्र बृहद जातक में राजयोगाध्याय से ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम गजकेसरी, गजलक्ष्मी, अमृत, पृथ्व्युषा, नीच भंग तथा उच्च ग्रहों से राजयोग पढ़ेंगे। सूर्य चंद्र व शनि के उच्च होने से 5 प्रकार के राजयोग जो बनते हैं। यमे कुंभे केजे गविशसीनी तरनयो तनुगय युक्त सिंहास्थि शशि जगुरु वक्रेन पतया यमेन्दु तुंग सवित्र शशि जो षष्ठ भवन तुराजेन्दु क्षेत्र शशित कुज जेविस नरपो। तो इस श्लोक का मतलब है, इसमें कई तरीके के योग बन रहे हैं, तो उनको मतलब हम देखते जाते हैं, बताते जाते हैं। पहला, पहली लाइन ए का मतलब क्या है? सूर्य व चंद्र उच्च और शनि स्वराशिस्थ होके। यहां देखिए, शनि स्वराशिस्थ है पर सूर्य व चंद्र उच्च हैं, और शनि स्वराशिस्थ होके तीनों में से कोई एक लग्न में, तथा पहले बुध, फिर गुरु, और उसके बाद मंगल स्वराशिस्थ होके क्रमशः 3 प्रकार के राजयोग बनाते हैं। तो ये 3 राजयोग आपको यहाँ पे दिखलाई गए हैं। आप ये देख लें कि सूर्य मेष राशि में उच्च का है, वृष में चंद्र उच्च है। ये दोनों जी। उच्च हैं। तीनों कुंडलियों में चंद्र सूर्य उच्च है। पहले में बुध से, जी। फिर गुरु स्वराशिष्ट हो गया, फिर गुरु से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मंगल भी ले लिया गया है, 8वें में मंगल, अर्थात अपनी ही राशि में मंगल आ गया। इस तरह से 3 राजयोग बने। हम्म। सूर्य चंद्र तो उच्च है ही है, वो तो तीनों में कॉमन है। शनि भी कॉमन है। हम्म। बदल क्या रहे हैं? बुध स्वराशिष्ट हुए पहले बुध में, और मंगल। हाँ, फिर गुरु, और फिर मंगल, तो 3 कुंडली बन गई। और ये तीनों 3 प्रकार के राजयोग बना रहे हैं। जी। दूसरे केस में चंद्र व शनि उच्च होके दोनों में से कोई एक लग्न में, तथा शुक्र मंगल व गुरु स्वराशिष्ट होके क्रमशः 2 प्रकार के राजयोग बनाते हैं। चंद्र व शनि उच्च होके, तो आप यहां देख लें, चंद्र है और शनि, चंद्र दूसरे में उच्च है और शनि 7वें में उच्च है। तो ये दोनों उच्च होके दोनों में से कोई एक लग्न में बैठा है, तो एक बार हमने चंद्र को ले लिया, एक बार शनि को ले लिया। तथा शुक्र मंगल व गुरु स्वराशिष्ट हैं। अब देख लीजिए, शुक्र 7वीं राशि, गुरु 12वीं राशि, तो ये स्वराशिष्ट होके क्रमशः 2 प्रकार के राजयोग बनाएंगे, एक बार चंद्र के साथ और एक बार लग्न में शनि आके। इस प्रकार ए और बी दो स्थितियों से 3 + 2 = 5 प्रकार के राजयोग बन गए। अब उच्च मंगल, चंद्र व सूर्य से 3 प्रकार के राजयोग। उच्च मंगल है, चंद्र है, दोनों व सूर्य से 3 प्रकार के राजयोग। कुजे तुंगो केंद्रो धनुषे यमलग्ने च कुपिता पतिभुमेन मेषाच्य क्षितिसुत विलग्ने शशीनि सचेन्द्रे सौरस्ते सुरपति गुरौ चापदुर्गे स्वतंगस्थे भान बुध मपुयते क्षितिपति। इसमें पहला पार्ट है, जो फर्स्ट लाइन है ए, उच्च मंगल के साथ लग्नगत सूर्य गुरु धनु राशिस्थ, अर्थात धनु राशि में एक राजयोग बनाते हैं। उच्च मंगल के साथ सूर्य गुरु धनु राशि में स्थित होकर एक राजयोग बनाते हैं। लग्नस्थ उच्च मंगल, लग्न में स्थित उच्च मंगल, जाहिर सी बात है 10वीं राशि लगी हुई है लग्न में, और उसमें मंगल है, तभी तो वो उच्च का होगा। मंगल 10वें में उच्च का होता है, और वो चंद्र से युति भी कर रहा है, से भी एक राजयोग होता है। सी अर्थात तीसरी लाइन, लग्नगत उच्च रवि। अच्छा, उच्च रवि वो भी लग्न में है, मतलब मेष राशि में सूर्य है, तथा स्वराशिष्ट गुरु धनु राशि में। अब जब लग्न में मेष राशि है, तो धनु राशि 9वें हाउस में पहुंच जाएगी और वहां पे गुरु है। और उच्च शनि हो तो भी एक राजयोग कारक ग्रह स्थिति होती है। अब आप इनको यहां देख सकते हैं। ए कंडीशन में, कंडीशन ए, उच्च मंगल के साथ लग्नगत सूर्य गुरु धनु, मंगल उच्च का है, लग्न में सूर्य गुरु है, और जब लग्न में सूर्य गुरु है धनु राशि में, तो स्वराशिष्ट गुरु हो गया और उच्च का मंगल।
क्योंकि धनु लगी है लग्न में तो मंगल द्वितीय स्थान में आ जाएगा, उच्च का होगा। एक चीज आप जान लीजिए, उच्च का ग्रह जिस हाउस में बैठता है उस हाउस के फल वो बहुत अच्छे देने लगता है, भले ही उस चीज से उसका कोई मतलब हो या ना हो। जैसे ये यहाँ पे 10वीं राशि लगी है और ये हाउस द्वितीय है। द्वितीय हाउस धनेश कहलाता है, धन का हाउस होता है, और मंगल साहस का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये उच्च का हो गया तो इस हाउस को बहुत अच्छा कर देगा और संचित धन को बहुत बढ़ा देगा। दूसरी कंडीशन है लग्नस्थ उच्च मंगल। अब देखिए, उच्च मंगल है और चंद्र के साथ में है। उच्च मंगल मतलब 10वीं राशि लग्न में लगी, तो ये भी एक राजयोग है। तीसरी कंडीशन में उच्च का सूर्य है और शनि उच्च के हैं, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं क्योंकि उच्च का सूर्य लग्न में है और गुरु अपनी राशि में 9वें भाव में है। तो ये भी एक प्रबल राजयोग होता है कि दो उच्च के ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं और लग्न सप्तम का योग बन रहा है। अथ राजयोग कारक ग्रह योग। कुछ और राजयोग कारक ग्रह योग हैं। वृषेशेंद्रिय लग्ने सवित्र गुरु सुत स्नेये सुहज्जा खस्तय भरवती नियमान्मति पति मृगे मंदे लग्ने सहजरि पुध मम्व्यः गते शशांके ख्याता प्रथु गुण यशा पुंगलपति। यहाँ जो पहली लाइन का मतलब है वो है लग्नस्थ, लग्न में उच्च का चंद्र है, सप्तम में गुरु है तथा स्वराशिस्थ सूर्य व शनि है, और सभी केंद्र में, मतलब सभी ये केंद्र में है, तो ये एक राजयोग कारक स्थिति। आप यहाँ पे देख सकते हैं लग्नस्थ उच्च चंद्र है। ये देखिए लग्न में द्वितीय राशि लग गई, क्योंकि चंद्रमा उच्च का द्वितीय राशि में होता है और वो लग्न में लगी है, तो जाहिर सी बात 2 5 8 11 केंद्र में आ गई। यदि द्वितीय राशि केंद्र में आ गई तो 2 5 8 11, क्योंकि ये स्थिर राशियां कहलाती हैं और इनका कॉम्बिनेशन है। जैसे 1 4 7 10, ये एक कॉम्बिनेशन है चार राशियों का। जब एक लगेगी लग्न में तो 4 7 10 अपने आप लग जाएंगी केंद्र में। 2 5 8 11 ये स्थिर राशियां हैं, अगर इनमें से कोई भी केंद्र में लगेगी तो बाकी की भी केंद्र में लग जाएंगी। फिर आता है 3 6 9 12, ये द्विस्वभाव राशियां हैं, इनमें से कोई भी केंद्र में जाएगी तो बाकी की तीनों भी आ जाती हैं, क्योंकि ये पूरा ग्रुप ग्रुप केंद्र में आता है, और इसीलिए हम इन्हें चर स्तर द्विस्वभाव के रूप में इनको वर्णित करते हैं। चलिए, तो दूसरे केस में मकर लग्नस्थ शनि धनुवत गुरु उच्चस्थ बुध तीसरे व छठे चंद्र मंगल एक राजयोग होता है सभी लग्न व एपोक्लिम में। ये एक वर्ड है एपोक्लिम, ये जो आपको पिछले साल सरावली था उसमें बताया गया है एपोक्लिम क्या होता है, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। ज्योतिष में तीसरे छठे 9वें और 12वें भाव को एपोक्लिम कहा जाता है, जो कि गिरने या पतन का अर्थ है, क्योंकि इन भावों को अन्य भावों की तुलना में कम शक्तिशाली माना जाता है। उसका कारण है, देख लीजिए, लग्न में जो ग्रह होता है वो ज्यादा बलशाली होता है, क्योंकि उसे लग्नेश कहते हैं, उस व्यक्ति का मेन ग्रह होता है। उससे तीसरे स्थान पे ये आता है, दूरी बढ़ जाने के कारण हम इसे एपोक्लिम कहते हैं। और इसका नंबर आता है 3, तो 3 6 9 12, छठवां, फिर 9 और 12, ये एपोक्लिम है। इनको पतन के नाम से भी जानते हैं, और ये भारतीय ज्योतिष में नहीं, यूनानी पद्धति में इसको ऐसा माना जाता है। तो दोनों जो राजयोग थे उस हिसाब से देख लीजिए, दोनों कुंडली बनी है। चंद्र उच्च का है, सूर्य अपनी राशि का है, सूर्य शनि स्वराशिस्थ है और चंद्र उच्च का लग्न में बैठा है, तो ये एक राजयोग है। दूसरा राजयोग आप देख रहे हैं, मकर में शनि अर्थात स्वराशिस्थ शनि है, और यहाँ पे गुरु भी स्वराशिस्थ है, बुध उच्च का है, 9वें भाव में है, तो ये एक राजयोग बना रहा है। है सैंदो जीवे मृगमुख गते भूमि तनीय स्वतुंगस्थो लग्ने भृगुज शशि जावत्र नृपति सुतौस्थ वक्रार की गुरु शशित इचापि भिबुके बुद्धे कन्या लग्ने भवाति ही नृपोन्नतोपि। नृप मतलब राजा होने के सदृश या राजा के गुणवान होने के सदृश ये रिजल्ट देता है। और ये क्या क्या कंडीशन है, पहली लाइन का मतलब यहाँ पे है धनु लग्नगत गज केसरी योग,
गज केसरी योग क्या होता है? चंद्र और गुरु की युति से गज केसरी योग बनता है। और इसमें चंद्रमा आपकी सोच का कारण है और गुरु उस चीज को बढ़ा देता है, तो आपकी सोच को शुभ या पॉजिटिव डायरेक्शन में कर देता है। आपकी सोचने की क्षमता हमेशा पॉजिटिव चीज सोचेगी। तो ये एक बहुत अच्छा योग होता है और जिसके कारण व्यक्ति का विशेष विकास होता है। तो गज केसरी चंद्र गुरु की युति से गज केसरी योग बनता है। और अगर ये धनु लग्न में बन जाए तो और भी शुभ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की ताकत और बढ़ जाती है। तो धनु लग्नगत गज केसरी तथा उच्च मंगल एक राजयोग होता है। आप देख सकते हैं धनु लग्न और उसमें गुरु चंद्र की युति, तो लग्नगत गज केसरी योग बना और उच्च का मंगल उपस्थित है। ये एक राजयोग है। दूसरा राजयोग, उच्च का बुध अकेले अगर बैठा हो, लग्नगत हो, तो अकेले दम पे वो राजयोग बनाता है। इसी तरह से शुक्र उच्च होके लग्नगत हो तो वो भी अकेले ही राजयोग बना देता है। जो चौथा केस है उसमें उच्च का बुध है, गुरु चंद्र शुक्र, ये एक योग बना रहे हैं। इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे डी अर्थात चौथी लाइन में, उच्च लग्नगत उच्च बुध होना चाहिए, उच्च मंगल होना चाहिए, व धनुवत धनु राशि में अमृत योग। अमृत योग तीन योगों का मिश्रण है। तीन योग जब एक हाउस में बनते हैं तो वो अमृत योग कहलाता है। क्या है? गज केसरी, गजलक्ष्मी और कलात्मक योग तीनों जब मिल जाते हैं, एक साथ बन जाते हैं, तो अमृत योग कहलाता है और ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ये एक राजयोग है। अब आप देख रहे हैं कि नवधनु राशि में चौथे हाउस में गुरु चंद्र शुक्र तीनों उपस्थित हैं। गुरु चंद्र के कारण गज केसरी बना, गुरु शुक्र के कारण गज लक्ष्मी बना और चंद्र शुक्र के कारण कलात्मक योग बना। तो एक्चुअली में दो दो का पेयर बना, गुरु चंद्र गुरु शुक्र और चंद्र शुक्र, और ये तीनों के कारण गज केसरी गज लक्ष्मी और कलात्मक योग बना और इसी कारण से इसे अमृत योग कहते हैं। आपको पता है गज केसरी के कारण ये एक अच्छी सोच का कारक होता है, प्रोडक्टिव सोच होती है। गजलक्ष्मी के कारण धन हाथी के समान आने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगता है। लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा हो जाती है हाथी के जैसे। और जब चंद्र शुक्र की मित्रता होती है, एक साथ होते हैं, तो कलात्मक योग बनता है, क्योंकि चंद्र सोच का कारक है और शुक्र सौंदर्य का प्रतीक है, वैभव विलासिता का प्रतीक है। तो इस केस में क्या होगा? सोच और शुक्र की कलात्मक दोनों मिल जाएंगे और बिना सोच के कलात्मक रिजल्ट दे नहीं सकती। तो एक ऐसा कलाकार बनेगा जो बहुत ही अच्छी सोच के साथ रिजल्ट देगा। तो इसीलिए इसको कलात्मक योग कहते हैं। और तीनों एक हाउस में बन रहे हैं, तीनों एक साथ हैं, तो ये अमृत योग बन गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा राजयोग है। ये अमृत योग सर किसी भी भाव में बन सकता है कि ये लग्न में ही, मतलब? जी हाँ, लग्न में बनता है तो सबसे अच्छा फल देगा, क्योंकि वो आपके केंद्र में है, व्यक्ति विशेष के केंद्र में है। अगर ये मूल त्रिकोण में बनता है और नौवें मूल त्रिकोण में बनता है, नौवें भाव में बनता है, तो उससे भी ज्यादा अच्छा फल देगा, क्योंकि मूल त्रिकोण का फल केंद्र से भी ज्यादा अच्छा माना गया है। मूल त्रिकोण में पहला, पांचवा, नवा हाउस आते हैं। तो पहला हाउस एक ऐसा हाउस है जो केंद्र और मूल त्रिकोण दोनों है। तो अगर केंद्र में बन रहा तो बहुत अच्छा, मूल त्रिकोण में बन रहा तो और भी ज्यादा अच्छा, पर इसके अलावा भी कहीं बन रहा है तो भी ये अपना फल देगा, बस उसकी मात्रा कम हो जाएगी, थोड़ा सा कम फल देगा। लेकिन कोई भी योग नष्ट नहीं होता पूरी तरह से। जैसे कोई दुर्योग पूरी तरह से हम समाप्त नहीं कर सकते, ना ही मंत्र से ना यंत्र से, उसी तरह से एक शुभ योग को भी पूरी तरह से कोई समाप्त नहीं कर सकता। वो अपना फल जरूर देगा, चाहे कम ही दे। जैसे चंद्रोण लग्ने घट मृगेन्द्रेशु सहिते यमारा के यो भूत खलु भनुजा शास्ति वसुधाम अजय सारे मूर्तो शशिगते चामर गुरो सूरज व लग्ने
धरणिपति रण्योपि गुणवान। तो इन 4 लाइन का मतलब 3 तरीके के योगों के बारे में बताया गया। ए, मीन लग्नस्थ चंद्र, तो लग्न में मीन राशि आपने लगा दी, चंद्रमा बैठा दिया हुआ। एकादस्थ उच्च मंगल, एकादश में अपने आप 10वां हाउस पहुंच जाएगा, 10वीं राशि पहुंच जाएगी, उस पर मंगल है तो उच्च का मंगल हो गया। वह सूर्य शनि स्वराशिस्थ एक राजयोग होता है। सूर्य और शनि अपनी राशि में है, जाहिर सी बात है वो 5वें और 12वें पहुंच गए, क्योंकि लग्न मेरी क्या है, 12 नंबर। तो इस तरह से एक राजयोग कारक स्थिति बन रही है। देखिए 12वें में चंद्रमा, ना ये उच्च का है ना ये नीच का है, फिर भी 12वें में चंद्रमा को अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। उसका कारण क्या है? पहली बात तो ये बृहस्पति की राशि है, तो माना कि बृहस्पति के साथ चंद्रमा नहीं है, पर बृहस्पति की राशि में है, तो ये पूर्णतः गज केसरी योग तो नहीं है, लेकिन आप उसका अंश मान सकते हैं गज केसरी का, बृहस्पति की राशि में चंद्रमा। दूसरा कारण क्यों है? दोनों ही जल, एक जो मीन राशि है वो जल तत्व राशि है, और चंद्र ग्रह वो भी जल तत्व प्रधान है। तो दोनों जल तत्व हैं, तो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जल में जब आ जाता है कोई गर्म तत्व वाला ग्रह, तो वो विपरीत स्थिति बनती है, पर यहाँ सेम स्थिति है, इसलिए मीन में चंद्रमा बहुत अच्छे फल देता है। तो मीन लग्न चंद्र एकादश उच्च मंगल व सूर्य शनि स्वराशिस्थ होके एक राजयोग कारक स्थिति बनती है। दूसरा, मेष लग्नगत मंगल, अच्छा मेष में मंगल है तो स्वराशिस्थ हो गया, तथा उच्च गुरु। अब 1 नंबर अगर लग्न में लगा है तो चौथी राशि आ जाएगी चौथे हाउस में, और तभी गुरु उसमें जाके उच्च का बनेगा, इसका मतलब चौथे हाउस में गुरु है। ये भी एक राजयोग स्थिति है, क्योंकि उच्च का गुरु है और मंगल स्वराशिस्थ है। तीसरे में देखिए लग्नगत उच्च गुरु तथा मेषस्थ मंगल एक राजयोग होता है। अब ये उसका उल्टा है, इसी कुंडली को उल्टा कर दिया, गुरु को लग्न में लगा दिया तो मंगल अपने आप 10वें हाउस पहुंच गया। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जब लग्न और चतुर्थ, अर्थात लग्न लग्न का जो लॉर्ड है और जो चतुर्थ में है उनके बीच का रिलेशन, और यहाँ दसम और प्रथम का योग बन रहा है, और दोनों ही एक स्वराशिस्थ और एक उच्च है, तो ये एक राजयोग स्थिति है। अब अगली स्थिति क्या है, ये भी राजयोग के बारे में है। कर्कड़ी लग्ने ततस्थे जोवे चंद्र स्थिति प्राप्ते मेष गते जातम विद्याधिक्रम युक्तम पृथ्वी नामनम। लग्नस्थ उच्च गुरु, दसम उच्च और दिग्बली सूर्य। जब लग्न में चौथी राशि लग गई तो अपने आप मेष राशि 10वें हाउस पहुंच गई, और वहां पे सूर्य है तो वो भी उच्च का हो गया। तो गुरु और सूर्य दोनों उच्च के हैं, प्रथम दसम का एक योग बन रहा। दूसरी राशि एकादश भाव में लग गई, जहां पे कि चंद्र शुक्र में मिल गए हैं, ये कलात्मक योग बन गया द्वितीय में। तो क्या हुआ, यहां पे द्वितीय में चंद्रमा उच्च का हो गया और शुक्र स्वराशिस्थ हो गया। तो अब आपके पास सभी ग्रह, तीन, दो तो उच्च के हो गए, एक स्वराशिस्थ हो गया, एक स्वराशिस्थ है और 3 उच्च के हैं। तो इससे क्या बना, लग्नस्थ उच्च गुरु, दसम उच्च और दिग्बली सूर्य तथा एकादश कलात्मक योग, शुक्र और चंद्रमा के संयोग से कलात्मक योग बनता है, जो व्यक्ति को कलात्मक बनाता है। और इस तरह से ये एक राजयोग बन के तैयार हुआ, जिसमें 3 ग्रह उच्च हैं। पृथु, ऐसा राजयोग राजा पृथु के नाम पर यह नाम रखा गया है, उनका ये योग था। मकर लग्न में राशि लगी है, और मकर के स्वामी शनि वहीं विराजमान है, तो शनि यहाँ स्वराशिस्थ हैं, मंगल स्वराशिस्थ हैं, चंद्र स्वराशिस्थ हैं, शुक्र स्वराशिस्थ हैं, बुध स्वराशिस्थ हैं, और सूर्य भी स्वराशिस्थ है। तो 6 ग्रह आपके स्वराशिस्थ हैं। तो इसी पे ये बना है मृग मुखे, मृग का मुख की राशि मकर राशि। मृग मुगे कर्तने आस्थ क्रिय कुली रह्योधि पयुक्ता मिथुन तौली सहितो बुद्ध, मिथुन में बुद्ध, शुक्र यदि तदा पृथ्वी ऐसा पृथ्वी वीसा। इसमें गुरु के अलावा सभी ग्रह मकर लग्न की कुंडली में स्वराशि के हो जाएं
तो पृथ्व्यसा नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। यहां गुरु नहीं है। गुरु कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जो ना ही स्वरासी हैं ना ही उच्च के हैं, पर बाकी के सारे ग्रह स्वराशि के हो गए हैं। याद रखिए, मकर यहां लग्न है और लग्नपति अर्थात लग्नेश भी वहीं पे है। तो 6 ग्रहों से बन रहा है, क्योंकि 7 ही ग्रह है। बृहत जातक में 7 ही ग्रह पढ़ाए गए हैं, राहु केतु को नहीं पढ़ाया गया है। तो 7 में से एक हटा दीजिए तो 6 ग्रह स्वराशिस्त होके बैठे हैं लग्न कुंडली मकर की। मकर लग्न कुंडली है, तो इसे हम पृथ्वी ऐसा राजयोग कहते हैं। नेक्स्ट है सोच संस्थे बुद्धे लग्ने भृगु मेसूराणा स्थिते। मेसूरणा ये एक नाम है। मेयू मेसूरणा अर्थात 10वें हाउस की बात कर रहे हैं। और ये शब्द भारत का नहीं है बल्कि अरबी शब्द है। तो ये उसी से लिया गया शब्द है कि 10वें हाउस में जब शुक्र तीसरी राशि में बैठे हैं। सजीवे से निशानाथी राजा मंदारियो सुते। लग्नस्थ उच्च बुध उच्च मंगल मीन में गज केसरी बन रहा है तथा मकरस्थ शनि एक राजयोग होता है। बुध यहाँ पे उच्च हो गए हैं। और बुध की क्या है, बुध स्वराशिस्थ भी है उच्च राशिस्थ है। यही एक ग्रह ऐसा है जिसकी स्वराशि ही इसकी उच्च राशि है, इसकी द्वितीय स्वराशि ही इसकी उच्च राशि है, और वो लग्नगत है। 12वें में चंद्र गुरु हैं, तो ये क्या बन गया, गज केसरी, और वो भी बहुत अच्छा केंद्र में है और गुरु की राशि में है। तीसरे में शुक्र हैं और मंगल उच्च होके साथ बैठे हैं शनि के साथ 5वें हाउस। तो ये जो राजयोग बन रहा है, राजा मंदारियो सुते, राजा मंदार के सुत अर्थात पुत्र के समान का ये राजयोग है। उन्हीं की कुंडली में ये राजयोग था, इसलिए ये एक राजयोग है। लेखास्थे केंद्र केजेंद्रे लग्ने होमे रवोच्य कुंभे मंदे। कुंभ में मंदे अर्थात शनि। शाप प्राप्ते जीवे, जीव नाम बृहस्पति का है। राज्ञा पुत्रम विद्या पृथ्वी नाथम। लग्नस्थ उच्च सूर्य चंद्र की युति है। अब सूर्य अगर उच्च का है तो जाहिर सी बात है कि मेष राशि लग्न में लगी है, जहां पे सूर्य उच्च है और चंद्र के साथ में है। उच्च मंगल, तो मंगल जाहिर सी बात है 10वें हाउस में पहुंच गया है और वहां पे मकर राशि है तो उच्च का हो गया। तथा स्वराशिस्थ गुरु शनि, गुरु शनि अपनी अपनी राशियों में स्वराशिस्थ हैं। 9वें में गुरु और 11वें में शनि, तो ये एक राजयोग कारक स्थिति है। सौम्य वीर्ययुते तनयुक्त वीर्याजिच्य शुभे शुभायते। धर्मार्थो पंचे वशेष धर्मात्मा नुपजा पृथ्वी बीसा। लग्नस्थ उच्च बुद्ध है। सौम्य का नाम क्या है, सौम्य ग्रह कौन माना जाता है, बुद्ध को, इसका सौम्य नाम दिया गया है। और इस सौम्य नाम देने के पीछे भी एक राज है। जब बुद्ध भद्र नामक राजयोग बनाता है, यह पिछले सेमेस्टर में आपके सिलेबस में था, पंच महापुरुष, तो उसमें बताया गया कि बुद्ध अगर केंद्र में अपनी राशि या अपनी उच्च की राशि में बैठा होता है तो एक राजयोग का निर्माण करता है, एक पंच महापुरुष का निर्माण करता है, उसका नाम है भद्र। अब भद्र की पहचान क्या होती, ये बहुत ही सौम्य स्वभाव के लोग होते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव होते हैं और वाणी इनकी बहुत मधुर होती है। तो सौम्य वीर्यते तनुयुक्त वीर्याढ्य शुभे शुभायते। तो यहाँ बुद्ध में, बुद्ध जो है छठी राशि, अपनी स्वराशि भी बोली है और उच्च राशि भी बोली है, कन्या, कन्या लग्न में बुद्ध। तो लग्नस्थ उच्च बुद्ध तथा नवम में अमृत योग बन गया। नवम में देखिए द्वितीय, वहां पे दूसरी राशि लगी है, तो द्वितीय राशि में चंद्र उच्च का हो गया, द्वितीय राशि में शुक्र स्वराशिस्थ हो गया और गुरु के साथ योग बना रहे हैं, तो गुरु चंद्र शुक्र अमृत योग बन गया, क्योंकि ये 3 योगों का मिक्सचर है। पर ये क्योंकि बन रहा 9वें हाउस में, वो एक धार्मिक हाउस है,
इसलिए इसको धार्मिक राजयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अब ये अमृत योग आपको धार्मिक कार्यों के लिए ज्यादा प्रवृत्त करेगा, क्योंकि गुरु भी है वहां पे। वृषोदय मूर्ति धनारिलाभा शशांत कृति जीवार्क सुता परे न सुखे गुरौखे ससिति दधीति यमोदये लाभ गते नृपो परे लग्नस्थ उच्च चंद्र हो, अर्थात द्वितीय राशि है, वृष लग्न है यहाँ पे। बुध शुक्र नीच भंग बना रहे हैं। देखिए, द्वितीय राशि जब लग गई लग्न में तो अपने आप 12वीं राशि एकादश भाव में पहुंच गई, और 12वें में शुक्र बुध दोनों है, तो शुक्र हो गया उच्च का। मीन में शुक्र उच्च का होता है, लेकिन बुध वहां पे नीच का हो गया। लेकिन बुध के नीचत्व को शुक्र के उच्च ने कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, इसीलिए कहते हैं नीच भंग हो गया। बुध का नीचत्व भंग हो गया, और उसको भी क्या प्राप्त हो गया? शुक्र के उच्च ने बुध को भी उच्च बना दिया, क्योंकि ये एक प्रकृति है। जब उच्च ग्रह के साथ एक नीच ग्रह बैठ जाता है तो वो भी उच्च मान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जैसे आप प्रधानमंत्री के साथ अगर एक भी फोटो खींचने की कहीं युक्ति बन गई या उनके साथ बैठने का मौका मिल गया, तो फिर वो आजीवन आपके लिए एक सम्मान का कारक बन जाएगी। ठीक ऐसे ही जी। यहाँ पे नीच का बुध शुक्र के साथ बैठ गया तो नीच भंग हो गया उसका, और ये एक राजयोग है अकेले में। और वैसे भी चंद्रमा द्वितीय का है तो चंद्र उच्च का है, इस कारण से राजयोग बन रहा। कर्म लग्ने युत पाक दशाया राजलब्धि रथवा प्रबलस्य शत्रुनीच ग्रहयात दशाया छिद्र संशय दशा परिकल्प्या। यहां ये बता रहे हैं कि भाई ये राजयोग तो इतने हम पढ़ लिए, लेकिन ये मिलेंगे कब? तो पहली स्थिति, राजयोग की प्राप्ति जन्मकालीन लग्न से या दशम में स्थित ग्रह की दशा में होती है। देखिए, कुंडली में कहीं भी कोई राजयोग बन रहा हो, लेकिन उसका कब मिलेगा वो भी स्थिति देख लीजिए। या तो लग्न आपका बली हो या दशम बली हो। लग्न 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 का मतलब लग्नेश से है, और दशम का मतलब है दशमेश से है। तो प्रथम और दशम स्थिति में जो भी बली हो, उसकी जब दशा अंतरदशा आएगी तो आपको राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजयोग की प्राप्ति जन्मकालीन लग्न से या दशम में स्थित ग्रह की दशा में होती है। जैसे इस कुंडली में देखें तो छठी राशि लग्न में लगी है, और बुध अपनी ही तीसरी राशि में 10वें हाउस में बैठ के क्या भद्र राजयोग बना रहा है। सूर्य उसके साथ है तो एक दूसरा राजयोग भी बना रहा है, जिसे उदादित्य योग भी कहते हैं। तो यहाँ पे बुध बहुत बली हो गया, सूर्य से भी ज्यादा बली है। और इस कारण बुध की जब दशा या किसी भी ग्रह की अंतरदशा में बुध लगेगा तो इस राजयोग का फल देना शुरू कर देगा। दूसरी कंडीशन क्या आती है? यदि ग्रह एक से अधिक हो तो उनकी दशा अंतरदशा में राजगद्दी प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक से अधिक है तो जो उसमें बलशाली है उसकी दशा अंतरदशा में राजगद्दी, अर्थात आपको वो राजयोग का सुख प्राप्त होगा। यदि लग्न व दशम रिक्त हैं, अर्थात कोई ग्रह नहीं, तो सूर्यादि सभी ग्रहों में सर्वाधिक बली ग्रह की दशा अंतरदशा में राजयोग की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों की कुंडली में लग्न दशम खाली होते हैं, तो क्या राजयोग नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब देख लीजिए पूरी कुंडली में सूर्य से शुरुआत करिए, पहले सूर्य को देखिए, फिर चंद्र को देखिए, फिर बुध को देखिए, फिर बुध के बाद मंगल को देखिए, मंगल के बाद शुक्र को देखिए, फिर बृहस्पति को देखिए। इस तरह से इस क्रम में देखते हुए आइए कि कोई तो बलवान होगा, उसकी दशा अंतरदशा से उस राजयोग की शुरुआत हो जाएगी। चौथा, यदि लग्न या दशम में स्थित ग्रह शत्रु राशि या नीच का हो तो इनकी दशा अंतरदशा में सर राजगद्दी की आवाज नहीं आ रही है, हो। आवाज नहीं आ रही थी सर अभी। अच्छा अच्छा, मैं चेक कर रहा हूँ। जी अब आ रही है, पहले बीच में गायब हो गई थी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चौथी स्थिति क्या है? यदि लग्न या दशम में स्थित ग्रह शत्रु राशि या नीच का हो तो इनकी दशा अंतरदशा में राजगद्दी चली जाती है। एकदम उल्टा हो जाता है। यदि लग्न में या दशम में ग्रह नीच का लग गया, नीच योग बन गया, तो जब भी उस ग्रह से संबंधित दशा आएगी या अंतरदशा आएगी
तो उसी समय राजगद्दी चली जाएगी, मतलब राजयोग का जो प्रभाव मिल रहा था वो खत्म भी हो जाएगा। इसीलिए अचानक कभी कभी आप देखते होंगे कि मंत्री पद से रिजाइन देना पड़ गया, कोई ऐसी स्थिति बनी, राजगद्दी चली गई। तो ये इन्हीं सब योगों के कारण होता है। अब जैसे इसमें इसका एग्जाम्पल है, गुरु बैठे हैं प्रथम भाव में 10वीं राशि में, तो नीच के हो गए गुरु। तो जब भी गुरु दशा अंतरदशा में आएंगे तो पदच्युत कर देंगे, अर्थात आपको आपके पद से उतार देंगे। गुरु की दशा अंतरदशा में पदच्युत, क्योंकि यहाँ गुरु नीच का है। उसी जगह यहाँ बुध क्या है, भद्र राजयोग बना रहा। तो बुध की जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो आपको राजगद्दी मिलेगी, राजा का सौभाग्य मिलेगा, सम्मान मिलेगा। गुरु सित बुध लगने सप्तमस्थे पुत्रे वेति दिवस नाथे भोगिना जन्म विद्यांता शुभ बल युत केंद्र क्रूरभस्त सस्त पापे वंज्रति सवर्दस्यु स्वामितार्थ। लग्नस्थ दिग्बली बुध गुरु शुक्र, लग्न में बुध गुरु शुक्र दिग्बली होते हैं, याद रखिए। सप्तमस्थ दिग्बली शनि, सप्तम में शनि दिग्बली होते हैं, तथा दशम अस्त सूर्य, दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं। और अगर ऐसा कोई स्थिति बन रही है, सभी ये दिग्बली होके अपने अपने स्थान बैठे हैं, तो ये एक राजयोग है। केंद्रगत शुभ राशि में शुभ ग्रह व क्रूर राशि में क्रूर ग्रह होने पे जातक डाकू चोर या अवांछनीय नेता होते आवाज हुए। फिर चली गई है सर। देखिए, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है जब इंटरनेट नहीं वीक आ रही होता है। आवाज सर। हाँ, जब इंटरनेट का कनेक्शन वीक होता है तो ऐसी स्थिति आती है कि आवाज चली जाती है। जी रिकॉर्डिंग हो जी। रही है, आप देख लीजिएगा इसमें। अच्छा सर, ठीक है, ओके। ठीक है। ठीक है सर। तो जी। इसमें अगर केंद्रगत शुभ राशि में शुभ ग्रह व क्रूर राशि में क्रूर ग्रह होने पर जातक डाकू चोर या अवांछनीय नेता होते हुए धनी होता है। अब यहाँ देख लीजिए, केंद्र में क्रूर राशि मेष, मेष मंगल की राशि है और मंगल वहीं पे बैठा है, तो स्वराशिस्त है। लेकिन ये एक क्रूर ग्रह है और अपनी ही राशि में है। शनि क्रूर ग्रह है, अपनी ही राशि है। दोनों क्रूर राशियों में क्रूर ग्रह बैठे हैं। और सौम्य राशि, क्योंकि चौथी राशि जो है ब्राह्मण नेचर की होती है, कर्क राशि ब्राह्मण है। और सातवीं राशि में शुक्र, दोनों सौम्य ग्रह चौथे सातवें में बैठे हैं। तो अर्थात क्रूर ग्रह क्रूर राशि, क्रूर ग्रह क्रूर राशि में है, शुभ ग्रह शुभ राशि में है, शुक्र जो है शुभ ग्रह शुभ राशि में है। तो क्रूर का क्रूर में होना, शुभ का शुभ में होने से जातक डाकू होगा, या तो चोर होगा, या अवांछनीय नेता होगा। पर इन स्थितियों में होते हुए भी वो बहुत धनी होगा, क्योंकि स्वराशिस्थ की कंडीशन यहां बन रही है। तो ये आज हमने इस टॉपिक में आपको सारे राजयोग बता दिए हैं, और इसी के साथ राजयोगाध्याय चैप्टर भी बृहत जातक का कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम भावाध्याय शुरू करेंगे। जी। जी सर। मेरा तो बहुत छूट गया सर। कोई बात नहीं।